भारत की आजादी के 100 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होंगे 100 साल के, तब भारत भी होगा 100 के पार। वो आजादी का संघर्ष, ये इस तरह का ड्रामा नहीं है जो केजरीवाल करते रहते, आजादी भगत सिंह वगैरह नहीं। उन्होंने संघर्ष किया, कोई खतरे भी मोल लिए, और उसके बाद ऐसा 77 में सरकार आ गई तो ऐसा नहीं, उनको कुछ पद नहीं चाहिए था, वो अपना काम संगठन में राष्ट्रीय स्वयं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक मित्रों को, ग्रुप्स को, जिन समूहों से आप जुड़े हैं उनको भिजवाएं, और आपकी प्रतिक्रिया और उनकी प्रतिक्रिया का हमेशा स्वागत रहेगा। जितने अधिक मित्र, शुभचिंतक, दर्शक सब्सक्राइब करेंगे, वही हमारे लिए शक्ति होगी, और आपके विचार जब भी कमेंट्स में मिलेंगे उसका भी हम स्वागत करते हैं। भारत की आजादी के 100 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होंगे 100 साल के, तब भारत भी होगा 100 के पार। बल्कि कहना चाहिए कि भारत 100 के पार तो होगा ही, और उसी तरह से देश के निर्माण में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपना देखते हैं 2047 का, 2047, हर बार वो चर्चा करते हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे जो सम्मेलन हो, जो सभा हो, वो भारत को विकसित भारत के रूप में देखने की एक उनका जो सपना संजोया हुआ है युवा काल से, और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो और अधिक। और इसलिए 17 सितंबर को, 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी जी की भी कुछ चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। रोज की दैनंदिन जो घटनाएं हैं, चुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव है, समाज, लड़ाई, राजनीति, उस पर तो हम चर्चा कुछ अनछुए पहलू बताते हैं। लेकिन हमने सोचा कि भारत की इस प्रगति यात्रा में, और पिछले 50 वर्षों में भी, मैं पत्रकारिता में 71 से दिल्ली में रहा हूं, और इसलिए ये कह सकता हूं कि उस यात्रा में मैंने उतार चढ़ाव जो देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी संघर्ष काल से फॉलो किया है। मैं ये दावा नहीं करता, ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं उनका बहुत नजदीक हूं। बहुत सारे उनसे, मुझसे अधिक कई लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे अधिक उनके बारे में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखी भी गई है। एम वी कामत ने सबसे पहले उन पर एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी, जो बहुत बड़े संपादक थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी पुस्तकों, उनकी चर्चा न करके उनका जो सपना है उसको मैंने कैसे देखा, उनकी संघर्ष यात्रा को मैंने पत्रकार के रूप में देखा, और जब भी मिलने के अवसर आए, जब वो संगठन में रहे या प्रधानमंत्री बने, ये सही है, मैं कह सकता हूं कि मेरी पुस्तकों के लिए भी उनका स्नेह हमेशा रहा। और जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने उस पर लिखा, चाहे वो नर्मदा पर जब मेरी पुस्तक आई तब भी उन्होंने उसकी भूमिका या प्रस्तावना, संदेश उन्होंने भेजा, और सोशल रिफॉर्म, भारत के सामाजिक सुधार पर, और अन्य पुस्तकें भी, पत्र कलम के सेनापति उनको जब भेंट की तब भी उनको असल में पत्रकारिता को लेकर जो उनका लगाव है उस पर चर्चा, या भारत की राजनीति पर भी अनौपचारिक, कोई औपचारिक इंटरव्यू अब वो कहें उन्होंने बहुत लोगों को दिए, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बहुत आवश्यक नहीं है कि इंटरव्यू दें। जानना व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए संघर्ष यात्रा से ही मैं बात को शुरू करूंगा। और किस लिए आप कह सकते हैं कि मैं, आप क्या जानते हैं गुजरात पर, सही है, गुजरात के जो रहने वाले हैं वो तो ज्यादा जानेंगे, लेकिन मैं चूंकि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में था, और इसलिए गुजरात का रहने वाला मैं, ओरिजिनली मध्य प्रदेश का, दिल्ली आ गया, और उसके बाद नेचुरली यही कहा गया कि नहीं, आप मूलतः आपके जो भी परदादा दादा रहे हैं गुजराती मूल के, इसलिए गुजरात को भी कवर करना है, इसलिए मुझे गुजरात कवर करना पड़ता था। मैं, चाहे कांग्रेस का अधिवेशन हो 73 में, कहा उस समय भी जाने के मौके मिले। उसके बाद आंदोलन गुजरात का जब था, यहां पे जिक्र करूंगा, उस आंदोलन में युवा थे नरेंद्र मोदी। बचपन की बातें तो मैं और भी जिक्र हो सकता है, लेकिन पहले वहीं से शुरू करें, क्योंकि उन पर चर्चा राजनीति पर जब करना है। ये जो थाली बजाने भी कोरोना काल का संकट का मामला है, गुजरात में, मेरी रिपोर्ट है, आप कहीं मेरी किसी भी उस पर देख सकते हैं, जो उस समय छपी हुई भी है अखबारों में। थाली चिमन भाई, कहना ठीक नहीं, अब चूंकि नहीं है, लेकिन उस समय चिमन चोर के नारे लगते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी के आंदोलन, गुजरात से जो संघर्ष समिति ने जो शुरू किया था,
उसमें उस समय मैं कवर करने गया तो इसीलिए हेडिंग था थाली बजा करके, और कई ऐसे मेरे छोटे छोटे ऐसे जिसको कह सकते हैं कि जानकारियां लिखी, चाहे एजेंसी में था लेकिन अखबार युग वार्ता एक एजेंसी होती थी, साथ में फीचर की उसमें, और अखबारों के लिए मैं दिल्ली से लिखता रहता था, तो मेरे पास आज भी उसकी कतरने हैं। तो थाली बजाने का ऐसा नहीं है कि हर संकट के समय, वो भी एक संकट था, चूंकि भ्रष्टाचार से लड़ना कठिन नहीं है। बिहार का आंदोलन तो उसके बाद शुरू हुआ, और इसलिए कह सकता हूं कि मेरी दिल्ली में भी मुलाकात घनश्याम भाई ओझा जो चीफ मिनिस्टर थे वहां से, उसके पहले हितेन भाई देसाई से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ घनश्याम भाई ओझा से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक मेरी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात गुजरात में हुई है, समय समय पर। दिल्ली में ही अधिकांश हुई, चूंकि दिल्ली कवर करो तब मुख्यमंत्री दिल्ली आते तो मुलाकात होना ही थी। और इसलिए कह सकता हूं कि चिमन भाई पटेल से भी मेरी मुलाकात, उनके खिलाफ आंदोलन तो होता था लेकिन दिल्ली भी जब आते थे तो मुलाकात होती थी। और इसलिए जब वो संघर्ष हो रहा था तब मुझे जाने का मौका मिला, तब तो मेरा कोई मोदी से परिचय नहीं था। फिर मुझे लगभग आप ये कहिए कि 8 महीने 9 महीने, मुझे उसको एक साल भर या 8 महीने कहिए, चूंकि उसके बाद तो इमरजेंसी आ ही गई थी। तो 1975 में इमरजेंसी से थोड़ा पहले और उसके दौरान मुझे गुजरात में बाकायदा संवाददाता के रूप में वहां के ब्यूरो में भेज दिया गया था कि गुजरात जानते हैं तो आप पहले वहां रहिए फिर वापस आ जाइए। बाद में मैं तो आया, तब तो एजेंसियां भी खत्म होने के कगार पर थी, तो मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में चला गया 75 के अंत में। लेकिन उसके पहले में जो रहा, तो उस समय नरेंद्र मोदी भूमिगत काम करते थे, और पंकज मोदी जी उनके जो भाई हैं छोटे, वो पत्रकारिता में हिंदुस्तान समाचार से रूप में जुड़े हुए थे, और इसलिए कुछ उनकी बातें वैसे ही जैसे अब घरेलू बातें होती है माता जी की, भाई की, तो ये शुरू से उनका जो वैराग्य भाव और संघर्ष का रहा। तो भूमिगत रह करके उन्होंने जो काम कर रहे थे, विष्णु पंड्या जी उनसे मिलना का मुझे अवसर पहले मिले, बाद में भी मिले। साधना जो पत्रिका निकलती थी उसमें भी मोदी जी लिखते थे, नरेंद्र मोदी। तो भूमिगत रहकर कहां कहां क्या चीजें पहुंचाना है, किसको कैसे रूप बदल करके सरदार बन के चले जाएं कि कुछ और रूप ले, तब तो हमें कुछ मालूम नहीं होता था। बाद में ही मालूम हुआ कि कहां कहां क्या किया। और एक जरूर कहूंगा, जॉर्ज फर्नांडिस भी, जो उनके डायनामाइट केस आया उससे पहले नरेंद्र मोदी जी की उनसे भी मुलाकात हुई थी। मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बड़ौदा में जहां जॉर्ज फर्नांडिस जाके ठहरे थे वही विक्रम राव आज भी हैं। वो लखनऊ बेस्ड टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े पत्रकार, उनके पिता भी बड़े संपादक थे देश राल जैसे अखबार के, और इसलिए आप ये कह सकते हैं। तो विक्रम राव जी ने मुझे कहा, अब कहाँ जाएंगे, बस से उससे जाना होता था, तो मैं वहां एक रात मैं भी रुका था। मेरी मत हुआ कि मैं तो जॉर्ज की तरह, मुझे नहीं गिरफ्तार किया गया कि आप भी इस केस में हैं, विक्रम राव तो फंस ही गए थे। ऐसी स्थिति में, और जॉर्ज फर्नांडिस का केस तो स्वराज कौशल ने लड़ा, जो बड़े वकील हैं, वो गवर्नर भी बने, सांसद भी बने, तो वो अलग बात है, उनको इससे ज्यादा जानकारियां रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पर जब चर्चा कर रहे हैं उनकी जमीन पर, तो वो संघर्ष, और संघर्ष के बाद कुछ पाने के लिए संघर्ष नहीं है, वो आजादी का संघर्ष। ये इस तरह का ड्रामा नहीं है जो केजरीवाल करते रहते, आजादी भगत सिंह वगैरह नहीं। उन्होंने संघर्ष किया, कोई खतरे भी मोल लिए, और उसके बाद ऐसा 77 में सरकार आ गई, तो ऐसा नहीं उनको कुछ पद नहीं चाहिए था। वो अपना काम संगठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, वो भी अपना काम करते रहे। तो समाज के प्रति युवा काल में उनके उस समय ही उनके और मित्रों से या कुछ जानकारियां जब बाद में भी मुझे मिलती रही, तो उनका ये कहना था कि वो तो बचपन से ही वो लीडरशिप क्वालिटी उनकी थी। यदि वो मंच पर उनको भाषण देना है, कविता सुनाना है, नाटक करना है, तो लीड रोल यदि होगा तभी वो करते थे। क्लास में भी यदि कुछ है तो टीचर से ही उसको अपनी बेस्ट जो लिखा हुआ है उसको दिखाएंगे। यदि उनसे कहा जाए मॉनिटर देखेगा तो वो कहते नहीं, जो योग्य अधिक है गुरु के लिए मैं शिष्य हूं और उनको ही मैं दिखाऊंगा। उसके कोई पहले होता था, हम लोग भी जब पढ़ते कभी मॉनिटर को दिखा दीजिए या उन क्वेश्चन को दिखा दीजिए, नहीं, उनका था कि नहीं। तो नेतृत्व की वो क्षमता जो लोग चर्चा करते हैं, वो प्रारंभ से ही कहीं गुण हो जाता है। घर से बहुत जल्दी चले गए, जंगल में चले गए, जिसके बारे में कभी उनसे जब बात करते हैं तो प्रकृति का प्रेम भी उनका, अध्यात्म की तरह प्रेम। आज लोग कहते हैं वो क्यों केदारनाथ, वो दक्षिण भारत के, वो काशी विश्वनाथ, द्वारका और सब मंदिरों में, महाकाल मंदिर और जाते रहते हैं, और वो क्या है कि राजनीति के लिए है। लेकिन मेरा जो जानकारी है, जब तक मैंने देखा है या उनका कोई भी पुराना बैकग्राउंड देखेगा, उनके फोटोग्राफ देखेंगे, तो वो प्रारंभ से ही हिमालय में जाकर के 10 दिन संगठन में तो पता चलता था कि वो
कहीं चले गए तो अपना 10-15 दिन वहां जाकर के कुछ पानी वानी पी लिया, कुछ और फल वहां कुछ मिल जाए, पता नहीं कितना मिलता था, और पेड़ के नीचे जाकर के भी रहना है, जो उन्होंने खुद भी हमें बताया एक बार। तो मैं कह सकता हूं कि वो अधिकृत जानकारी है, इसको कोई सुनी सुनाई नहीं हो सकती, कि उन्हें कितना आनंद ज्यादा महसूस होता था जब वो प्रकृति के बीच में या किसी धार्मिक स्थान पर चले जाते हैं। तो वो उनका एक अलग तरह का स्नेह, जैसे अपनी माँ के गोद में जाकर के होता है, ऐसे ही भारत माता की पर्वत श्रृंखलाओं में, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे उनका जितना मन लगता था, वो पता नहीं, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका मन वहां कैसे लगता होगा, सोच बीच बीच में चले ही जाते हैं। तो ये जो उनका गुण रहा, सो मैंने जैसा कहा कि कई मुख्यमंत्री हमने देखे, चिमन भाई पटेल, फिर बाबू भाई पटेल, उनसे भी दिल्ली में भी मुलाकात कई बार होती। बाबू भाई पटेल जब चीफ मिनिस्टर थे, तब मैं एक और बात बताऊंगा, आज कहा जाता है, मीडिया की चर्चा इसलिए साथ में जोड़ रहा हूं कि अरे मीडिया को ये हो गया, मीडिया क्या हो गया। इमरजेंसी के पहले जब मुझे कवर करने के लिए, इमरजेंसी के दौरान भी गांधीनगर के लिए अहमदाबाद से जाना होता था, गांधीनगर तब तक विकसित हो रहा था और सचिवालय वहां, तो एक छोटी मिनी बस में जाया जाता था। और बाबू भाई पटेल उनके मंत्रिमंडल के सदस्य जब मिलते थे, और जो 2 बड़े अखबार संदेश, पता नहीं उनके वो बुजुर्ग लोग जो उस समय हमारे युवा काल में थे, उस समय वो हैं या उनके साथी कोई रहे होंगे, जरूर आपको पुष्टि कर सकते हैं। एक मिनी बस जाती थी और वहां मंत्री जैसे बाबू भाई पटेल हैं, तो वो गुजराती में, मैं थोड़ा गुजराती कम जानता था, मैंने समझ सकता था, बोलता तो नहीं आता था क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी रहा हूं। तो गांधीनगर ऊपर उनकी हेडिंग भी लिख देंगे, पानी की योजनाओं को स्वीकृति, सड़क बनाने के फैसला, तो वो खुद पहले उसका बताएंगे, फिर कहेंगे गांधीनगर 16 अगस्त या 16 सितंबर मान लीजिए आ जाए, 16 सितंबर, पुराना पंत प्रधान या तो मुख्यमंत्री हैं या जो मंत्री हैं, मंत्री बाबू भाई पटेल ने बताया कि मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। मतलब वो लोग जो 2 बड़े अखबारों के बड़े बुजुर्ग पत्रकार थे, संवाददाता है, ब्यूरो चीफ, वो वहीं पर अपना जैसे बच्चे लेके जाते हैं ना पेट, वो लेके जाते थे। वो गांधीनगर भी वो जो बोलेंगे तब से शुरू करते थे, जहां तक उन्होंने पैराग्राफ बोला उसके बाद अपना कुछ ढोकला और मिठाई उठाई, चाय वाय खिलाई, उसके बाद वो बस वापस आ जाती थी। तो वो युग है, उसको याद करते हैं लोग, इमरजेंसी सेंसर को याद करते हैं। मैंने तो वो देखा जब इमरजेंसी पहले भी इस तरह के डिक्टेशन से देने वाले कई मुख्यमंत्री थे, कई प्रदेशों में और भी जगह कुछ ऐसा होता था। इतना हेडिंग वाले तो मैंने नहीं देखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन पक्ष में भी विपक्ष में भी उन लोगों से मुलाकात, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, बिहार के मुख्यमंत्रियों से मुझे मिलने के अवसर मिले। लेफ्टिनेंट मिश्रा तो इसीलिए थे कि सब कपड़ा एक जैसा सब पत्रकारों को भेंटते थे, मुझे नहीं दिया कभी, तब तो मैं बहुत ही युवा था। दूसरे हमसे सीनियर लोग उनके पास मिलने जाते थे, मैं वैसे 1-2 बार मिला उनसे, जगन्नाथ मिश्रा से। तो लेकिन मीडिया को भी उस समय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वही जो 2 बड़े अखबार गुजरात के, वो बीच में उनकी जो हेडिंग है वो ऐसे ऐसे आलोचनात्मक फ्रंट पेज पर। तो मैंने किसी सहयोगी से पूछा कि भाई ये कैसे वहां पर होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसे छपता था, प्रधानमंत्री छपता, वो उसकी चिंता ही नहीं करते, क्योंकि जनता का नहीं समर्थन है तो ठीक है। तो मेरा जो अनुभव है, एक तो यह है कि वो अपनी धुन के काम करने वालों में से हैं। वो इसको निंदक नीरे जो भी है उसको नीरे भी रखे, आप आकर के कोई कार्यक्रम में कमियां हैं, योजनाओं में गड़बड़ी है, उस पर चर्चा करने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। कई बार हमने कहा आपके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको कहिए ना कुछ, तो कहते मैं हर सभा में तो बोलता हूं, मीटिंग में, सांसदों विधायकों की मीटिंग में बोलता हूं, ये तो संगठनों का काम है कि वो काम करें, और इसलिए उनके ऊपर आप यदि कोई चीज योजनाएं ठीक से नहीं कार्यान्वयन है तो उस पर विचार विमर्श, अधिकारियों की असहमतियों को सुनना। कई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लिखा भी है इस बारे में, और वो इस बात की पुष्टि करते हैं। घंटों यदि बैठक चली और वो ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो उससे असहमत हो उनकी योजना से, बाद में चाहे फैसला वो जो करें। तो वो डेमोक्रेट होने का एक सबसे बड़ा, या आपको लगेगा चूंकि वो कठोर दिखते हैं तो कितने वो है, कोई माँ है, कोई मजदूरी करने वाले है, तो अपने माँ को याद करते हुए वो उसके पैर धोने में उनको कोई संकोच कभी नहीं होता। अरे भाई ये क्या हो रहा है, मजदूर को दुनिया के देश के लोग देखते हैं, कहते हैं अरे संसद भवन का जिसने निर्माण किया उनके तो पैर धोने को चले गए, कहीं और उड़ीसा में जा रहे हैं तो माँ के वहीं पे पैरों में चरणों में हो गए। तो वो एक अंदर की आत्मिक शक्ति भी है और वो कमजोरी भी है, मैं तो इसको मानता हूं। एक तरफ इतना संवेदनशील होना, जबकि जैसा मैंने कहा कि, और मैं माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे उस समय, जो प्रतिपक्ष के नेता भी वहां थे, फिर केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला, ये दो ऐसे हैं जो मोदी जी संपर्क में रहे, उन लोगों से भी मेरा मिलना हुआ। केशुभाई पटेल की कमियों को लेकर के भी मैंने जब लिखा तो केशुभाई
बड़े दुखी थे। दिल्ली में आकर के उन्होंने किसी से संपर्क किया और कहा, मुझसे एक जगह कहीं मुलाकात भी की। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ जो गड़बड़ है उस पर तो क्या करेंगे, इत्तेफाक है। और शंकर सिंह वाघेला से तो उनसे पहले मेरी मुलाकात, दिल्ली में वो सांसद थे तो उनसे मुलाकात होती थी। तब वो कहते थे नरेंद्र मोदी बहुत ही डायनामिक है, उनके साथ में बहुत काम किया है। तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मैं तब की बातें बता रहा हूं आपको। और संयोग हुआ कि केशुभाई पटेल जब हटे तो उसके बाद, उसके पहले नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी तरफ भेज दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, जहां तक मेरी जानकारी को। तो वहां भी उतने सवाल और कुछ अपने बातें कहते थे, तो लगा कि नहीं, इनकी एक्टिव होने का, इसकी सक्रियता का और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पण है, इनको संगठन का काम भाजपा का करने दिया। तो वहां चले गए और संगठन में काम करते हुए यदि कश्मीर की जिम्मेदारी है या हरियाणा की जिम्मेदारी है, पंजाब की है, मध्य प्रदेश की है, और कश्मीर में एक आतंकवादियों ने कुछ लोगों को मार दिया और उस समय सूचना आई तो ये अपना चले गए बस से। और यही वहां पर जो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लालकृष्ण अडवाणी जी को फोन किया, भाई अपने आदमी को छोड़िए, वो बस से वहां घूम रहा है, कोई उनको भी मार देगा। तो किसी तरह से उनसे संपर्क किया गया। तब तो कोई मोबाइल उतने होते नहीं थे, लेकिन अडवाणी जी ने संपर्क किया और कहलवाया कि भाई आप वापस आ जाइए, मुख्यमंत्री दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूं जो आतंकवाद से मारे गए, इसमें क्या होगा, जो मुझे होगा मैं चिंता आप मेरी मत करिए, मैं आऊंगा वापस। और वही श्रीनगर के चौक पर उन्होंने झंडा फहराने डॉक्टर मुरलीधर जोशी के साथ भी गए। अटल बिहारी वाजपेयी के भी प्रिय थे, अडवाणी के भी प्रिय थे और डॉक्टर जोशी के प्रिय थे। लोग ये कहते हैं ना कि क्या कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं थी उनकी कि मैं बनूं, बल्कि उनको जब बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी कहा गया तो उन्हें पता ही था। वो कह लगे भाई मैं तो आप 6 साल आपने मुझे यहां भेज दिया था संगठन में काम करने, गुजरात तो मैं कभी कभी गया हूं, कभी माता जी से मिलने के लिए, लेकिन ये तो मैं क्या करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया गया अडवाणी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, तब जाकर वो गए। और ऐसे ही उसी तरह जब इतना लगातार 13 वर्ष उनकी सफलता से उन्होंने पूरा वाइब्रेंट गुजरात और जो गतिविधियां गुजरात को विकास की एक नई धारा की तरफ बढ़ा दिया। एक समय मुंबई सब कुछ माना जाता था, गुजरात उससे बड़ा केंद्र हो गया और उनका नक्शे पर दिया। मैंने जब उनसे मिलने वहां मुख्यमंत्री के रूप में 1-2 बार जाने के अवसर मिले उनसे, वो एक एक कहां पर हो रहा है, कहां पर वो हर हफ्ते 2 दिन हेलीकॉप्टर से जाएं, कार से जाएं और गांव में जाना, उनसे संपर्क करना, ये उनकी शक्ति थी जोड़ने का। वाइब्रेंट गुजरात में यदि छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या किसानों के लिए क्या हो सकता है उस पर चर्चा करना है तो उनको भी सम्मेलन बुलाते थे। तो उसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद का दायित्व मिला और इसलिए प्रधानमंत्रियों के रूप में कह सकता हूं मैं इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक मिला हूं। लेकिन ये सही है, आप कह सकते हैं वो हमारे जो मित्र साथी कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने नया तरीका अपनाया, वो महात्मा गांधी का तरीका अपनाया। वो बने आए साबरमती आश्रम से ही सीख करके पढ़ करके जो गांधी को, और संघ का भी उनका संस्कार है, तो उनका सीधा संवाद तो मैं आकाशवाणी के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचता हूं। प्रेस तो अखबार कहां पहुंचेगा, जहां से लोग सुनते हैं, रेडियो तो सुनेंगे ना, नागालैंड में भी सुनेंगे, कश्मीर में भी सुनेंगे, कन्याकुमारी में भी सुनेंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात और उनके आदिवासी इलाकों में भी सुनेंगे, पूर्वोत्तर से जाके पश्चिम तक और महानगरों में भी रेडियो में सुना ही जाता है। रेडियो नहीं होगा तो टेलीविजन पर भी वो प्रसारण हो जाता है। तो मन की बात का एक फार्मूला निकाला जो हम सबके लिए सरप्राइजिंग था। और ऐसी स्थिति में इस तरह से उनका जो लगाव है समाज, संस्कृति, और चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, संगठन का काम करते रहे, वो लगातार क्या नई चीज हो सकती है। दुनिया के देशों से, पुतिन से मिले या ट्रंप से मिले या ओबामा से मिले, वो हमेशा ही उस देश के बारे में क्या हो सकता है, भारत के बारे में क्या हो सकता है, संबंधों के बारे में क्या हो सकता है। तो जमीन से लेकर के अंतरिक्ष तक के लिए जितनी उत्सुकता साथ में, अब आप कहेंगे आप तारीफ कर रहे हैं कि आप किस बात की आलोचना की जाए, ठीक है, हो सकता है कि उनके काम को लेकर के कमियां उनमें हो तो वो स्वीकार नहीं करेंगे कि वो परफेक्ट, वो भगवान, वो लोग कुछ कहते हैं, लेकिन सही बात यह है कि वो अपनी जहां भी ऐसी कमजोरियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसलिए की जानी चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं। कई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है या राज्य सरकार यदि ठीक से, उत्तर प्रदेश सरकार में यदि काम ठीक से नहीं हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन विधायक काम नहीं करेगा, उसके बाद वहां सीटें कम आएंगी तो हाँ ठीक है, लेकिन वो प्रयास उसका छोड़ते नहीं है, कहते यही है कि भाई प्रयास किया जाए। तो सफलताओं के साथ संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है उसमें उनकी कहीं कोई कमी नहीं है। और जब मैं फिर से ये कहूंगा कि उनका लेख, इसलिए कि मीडिया में उनकी क्यों तारीफ करता हूं कि इस मामले में कि उनका शुरू से लिखने में बड़ी रुचि रही। कविताएं इमरजेंसी पर भी, आपातकाल में जो उनका अनुभव हुआ, तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जब उनको सुझाया तो उन्होंने उसमें बाकायदा अपनी जो डायरी उन्होंने लिखी हुई थी उसको पूरा ही आपातकाल के जो अपने अनुभव गुजराती में लिखे, कविताएं भी लिखी, उस पर लिखी, कुछ और धार्मिक विषयों पर भी लिखी या सामाजिक समरसता पर भी उनकी पुस्तक है। तो मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊं, लेकिन यह कि उनका लिखने पढ़ने से लिखने पढ़ने वालों के प्रति सम्मान,
रामधारी सिंह दिनकर का यदि शताब्दी जन्मदिन है तो उसको कैसे वहीं पर घर में बैठ करके जब प्रधानमंत्री बने तो बुलाया लोगों को, बड़े बड़े ऐसे साहित्यकार बहुत बुजुर्ग जो आज 100 साल के हो गए उनको भी बुलाया और सबसे विचार विमर्श किया कि भाई कैसे क्या हो सकता है। पद्मा सचदेव भी अब नहीं रही, लेकिन वो ऐसे कई लेखक वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां था। तो एक उनके प्रति सम्मान हो। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला कभी किसी ने सोचा? देखिए, अडवाणी जी को आप कह सकते हैं उनकी पार्टी के थे, आप ये थे, चरण सिंह जी राजनीति, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को तो लोगों ने निगलेक्ट किया था। उसके बाद भी उन्होंने उनको भारत रत्न, उस समय कर्पूरी ठाकुर ने क्या इंटरव्यू दिया था वो भी कहीं निकाल करके देखा, चाहे मैंने भी इंटरव्यू किया तो वो भी उनके पास कहीं पहुंचा हो और लोगों के पहुंचे हो। तो उनके जो, जबकि वो तो उस समय सक्रिय थे राजनीति में, तो उनको मालूम तो होता था कि कैसे संघर्ष किया कर्पूरी ठाकुर ने इमरजेंसी में और इमरजेंसी के बाद। जैसे ये भूमिगत थे, कर्पूरी ठाकुर भी भूमिगत काफी घूमते रहे, उन्होंने बहुत बहुत भूमिगत काम किया था कई राज्यों में। तो इसे संघ के लोग हो, भाजपा के लोग हो, उस तरह के जो उनका जो एक नेचर रहा है, और राजनीति में प्रतिद्वंदी के प्रति भी आलोचना तीखी वो करते हैं, ये बात सही है। लेकिन साथ साथ उनके प्रति यदि किसी को कष्ट है, सोनिया गांधी जी एक बार उत्तर प्रदेश में अचानक बेहोश जैसी स्थिति में आई, उसके बाद कैसे हवाई जहाज से उनको पहुंचाया जाए, इंतजाम कैसे किया जाए, उन्होंने किया। ऐसी कोई बात ऐसी होती है, किसी भी विरोधी दल के भी नेता हो, उनको यदि उनको संदेश भेजना, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी। हाँ, राजनीतिक लड़ाई है, संघर्ष है, उसमें विचारधारा का संघर्ष हो, सत्ता का संघर्ष हो, पार्टी का संघर्ष हो, ये सही है, उसको छिपाते नहीं है। हिंदुत्व को उन्होंने नहीं छिपाया ना, उन्होंने कोई, सबसे बड़ा बात यही है कि पाखंड जो राजनीति में है, जो कहने को कहते हैं अब धर्म नहीं मानते, धर्म मानते, वहां मंदिर जाएंगे, चर्च जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, इनका जो जिस धार्मिक आस्था है उनसे मिलते हैं। विश्व राजनीति में आज जिस जगह पर पहुंचे हैं, मैं भी यूनाइटेड नेशंस इतने प्रधानमंत्रियों के साथ गया हूं, अटल बिहारी वाजपेयी हो, गुजराल हो, राजीव गांधी हो, जितने बड़े ऐसे नरसिंह राव हो, कई प्रधानमंत्रियों के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, मैंने सबका देखा है। लेकिन जो महत्व भारत को इस समय मिला है विश्व राजनीति में, विश्व के देशों में, उसमें आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है। तो हाँ ठीक है, घरेलू गैस, गांव के लिए मकान, गरीबों के लिए मकान, उसको पानी, बिजली, सड़क, सौर ऊर्जा और उसके बाद परमाणु ऊर्जा, इन सब क्षेत्रों में काम करने का अपनी जगह है। मैं इसलिए उसको नहीं गिनाता, वो तो उनकी सरकारें और उनकी पार्टी के लोग आप बताते रहते हैं, उसको प्रचार कहा जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो दर्द वही समझ सकता है जिसकी माँ यदि उस चूल्हे पर जहां से धुआं आता है, यदि उससे रोटी बनाई हो, देखा हो, उसको ये बात समझ में आ सकता है। जिसने शौचालय गांव में नहीं है, वहां पर कैसी तकलीफ बच्चियों को होती है, बच्चों को होती है, वो समझ सकते हैं। हम जैसे लोग जो गांव से आए, उन्होंने उस सबको देखा है, उन्होंने देखा, इसीलिए उनकी चिंता सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर हो जाए, दूसरों को बिजली दीजिए, आपका खर्च चलेगा, बच्चों का भी चलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, दुनिया में ओबामा केयर आज तक लागू नहीं हो सकी ठीक से, जहां अमेरिका सबसे संपन्न देश है और प्रधानमंत्री बराक ओबामा भी उसी तरह ऐसी पृष्ठभूमि से आए थे, कई ऐसे आए हों, लेकिन बराक ओबामा के बारे में ज्यादा श्वेत होने के नाते भी, लेकिन उनकी उस योजना को उनके सत्ता काल में रहते हुए नहीं हुआ। अभी भी उनकी पार्टी के लिए अभी भी वो मुद्दा बना हुआ है। भारत में आयुष्मान भारत को किया और अब तो इस बार उन्होंने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद कह दिया कि 70 वर्ष से अधिक के सबके लिए हो जाएगा। गरीब अमीर, वो करोड़पति भी तब भी कहता 5 लाख चाहिए तो ले लो भाई। यदि आप अरबपति हैं और आपको 5 लाख का इलाज चाहिए तो उसके लिए बड़ा नहीं है, तो स्वाभाविक है वो इतना तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन यही है कि उनकी तरफ से कोई रोक नहीं है और गरीब को बिल्कुल ही पिछड़ा, कहीं गांव दूर दराज आदिवासी है, उसको फायदा मिलेगा। ऐसी योजनाएं जो शिक्षा को बढ़ाए, लड़कियों को तलाक से मुक्ति हो, यदि उनका आरक्षण पंचायतों में तो होने के लिए सबसे पहले हाँ करते हैं, हाँ पंचायतों में महिलाएं हैं तो उनको कैसे महत्व मिले, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाए, और उसी तरह से वो करोड़पति महिला बन जाए। लखपति महिलाओं के लिए 1 करोड़ महिलाओं को उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं के लिए कह दिया कि साहब उनको बना दिया जाए। सबको लखपति कैसे बन सकती हैं, आत्मनिर्भर हो। ये जो योजनाएं हैं, ये समाज को, इसलिए 2047 में कैसा होगा, मोदी जी वहां किस रूप में होंगे हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो 100 पार करें। देखिए, हर बर्थडे पर कोई भी हो, मित्र हो, दुश्मन हो, आप कहते हैं ना जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तो हम तो ये कहेंगे 1000 साल क्यों कहें, हम तो जानते हैं कि 1000 साल काम याद रहे, ऐसे काम हो भारत के जो हजारों साल तक भारत का झंडा ऊंचा रहे, बुलंद रहे, भारत की महिमा रहे। और उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहते हुए, संगठन में रहते हुए जो काम किए वो शतायु हो और देखें कि भारत विकसित हुआ है, उनकी नजरों के सामने भी आए, तो इसी शुभकामना देने में तो कोई आपत्ति किसी को होना नहीं चाहिए। सत्ता में बाहर रह करके भी मोरारजी भाई यदि सत्ता से बाहर आए तो उसके बाद उनसे कोई राय करने जाए, सलाह करने जाए, अडवाणी जी के पास जाते थे, लोग तो मना थोड़ी करते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शतायु होना
की कामना की जाए। भारत 100 के पार होगा। किस बने भारत की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे, भारत होगा मतलब आजादी के बाद के 100 साल। और उसी तरह से मोदी 100 साल जब पूरा करे, कैसा हो भारत, उज्जवल भारत हो, विकसित भारत हो, संपन्न भारत हो, सुदृढ़ भारत हो, और हम सब स्वतंत्र हो, अपनी राय, सहमति, असहमति, कटुता न रखकर, बैर भाव न रख करके सभी धर्मों का सम्मान हो, मानव जाति का कल्याण हो, ये हमारे सारे मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में कहा जाता है। तो मोदी जी की वर्षगांठ कहिए, जन्मदिन कहिए, उस अवसर पर शुभकामना देते हुए यही कहा जाना चाहिए, भारत समृद्ध, विकसित हो और वो मोदी जी सहित देश के लाखों करोड़ों लोग देखें उस सपने को साकार होते हुए। HSI को हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।